कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान टापू पर बनी एक जेल को देखते हैं। आज इस जेल में कुछ नए कैदियों को लाया जा रहा है, जिनमें से हम एक एडमंड नाम के कैदी को देखते हैं। जब वह वार्डन से मिलता है तो कहता है कि सर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, इन लोगों ने मुझे झूठा ही फंसाया है, इसलिए प्लीज मेरी मदद कीजिए। इस पर वार्डन शांति से जवाब देता है, मुझे पता है, अगर तुमने सच में कुछ किया होता तो तुम्हें देश के अंदर ही किसी जेल में भेज दिया जाता। इस दूर दराज की जेल में सिर्फ उन्हीं को लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई साजिश रची गई हो। इसके बाद वार्डन उसे बुरी तरह से पीटता है और फिर उसे एक लकड़ी के दरवाजे और एक छोटी खिड़की वाली सेल में बंद कर देता है। यह दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता है, जब वार्डन बिना किसी वजह के उसे पीटने आता है। टाइम बीतता जाता है और एडमंड अपनी सेल में अकेले बंद होने से बहुत परेशान रहने लगता है। उसने दीवार पर भगवान से इंसाफ की प्रेयर लिखी हुई है, लेकिन टाइम के साथ जब उसे एहसास होता है कि उसका हालात पर कोई कंट्रोल नहीं है तो वह बहुत दुखी होने लगता है। उस जेल में 12 साल बिताने के बाद उसका भगवान पर से भी विश्वास उठ जाता है। उसने सोच लिया है कि वह जिंदगी भर वहीं बंद रहेगा, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसकी सेल का फर्श ऊपर उठने लगता है। यह अजीबोगरीब घटना एडमंड को चौंका देती है। उसे लगता है जैसे कोई भूत उसके सामने आ गया हो। कुछ देर डरने के बाद एडमंड जमीन के नीचे से एक आदमी को निकलते हुए देखता है। यह आदमी अब्बे फारिया है, जो नीचे की मंजिल का एक कैदी है। वह पिछले 5 सालों से एक सुरंग खोद रहा है। किस्मत से वह सुरंग एडमंड के कमरे में खुल जाती है, मानो यह भगवान का कोई इशारा हो। अब्बे के आने से एडमंड को आखिरकार बात करने के लिए कोई मिलता है, क्योंकि इतने लंबे समय से अकेले बंद रहने से वह जैसे पागल हो रहा है। उसके बाद अब्बे एक्साइटेड होकर एडमंड को अपनी सेल में बुलाता है। एडमंड बहुत खुश होता है कि अब उसे दीवार पर पत्थर से निशान बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जब एडमंड अब्बे के कमरे में एंटर होता है तो वह जो देखता है उससे हैरान रह जाता है। अब्बे की सेल बाकी सेल्स जैसी नहीं है, वह एक अच्छे होटल जैसी लग रही है। आराम के लिए कुर्सियां हैं और अलमारियों पर अनगिनत किताबें रखी हैं। अब्बे एडमंड से वादा करता है कि अगर वह सुरंग खोदने में उसकी मदद करेगा तो वह बचे हुए टाइम में उसे पढ़ाएगा लिखाएगा। एडमंड के पास वैसे भी कोई और काम नहीं है, इसलिए वह तुरंत मान जाता है। जैसे ही वे खुदाई शुरू करने वाले होते हैं, उन्हें एक पहरेदार के कदमों की आहट सुनाई देती है। डर से कांपता हुआ एडमंड जल्दी से अपनी सेल में वापस भागता है और कूड़ेदान को तैयार करता है, क्योंकि पहरेदार उसकी मंजिल पर आने वाला है। इस जेल में सेल का दरवाजा सिर्फ 2 बार खुलता है, एक बार कचरा इकट्ठा करने के लिए और एक बार रात का खाना परोसने के लिए। इसके अलावा बाकी दिन खाली है, जिससे उन्हें पकड़े जाने की चिंता किए बिना सुरंग खोदने का भरपूर टाइम मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब्बे अपने बालों का एक छोटा गुच्छा काटता है। वह एक पत्थर पर चिंगारी मारता है, बालों में आग लगाता है और फिर एक मोमबत्ती जला लेता है। फिर किसी तरह वे दोनों सुरंग में घुस जाते हैं और आगे खुदाई जारी रखते हैं। नीचे बहुत कम जगह है, इसलिए खुदाई आसान नहीं है। अब्बे का अनुमान है कि अगर वे इसी स्पीड से काम करते रहे तो बाहरी दुनिया तक पहुंचने में कम से कम 3 साल और लगेंगे। एक दिन आराम करते हुए एडमंड को अब्बे की एक किताब से पता चलता है कि अब्बे कभी एक बहुत ही कुशल तलवारबाज थे। इसके बाद एडमंड जिद पकड़ लेता है और कहता है कि अगर अब्बे उसे तलवारबाजी नहीं सिखाएगा तो वह सुरंग खोदना बंद कर देगा। एडमंड का अब जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसकी बात सुनकर अब्बे मान जाता है और एडमंड को युद्ध कौशल सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। अब्बे उसे समझाना शुरू करता है कि स्पीड एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत होती है। वह कमरे में गिरती पानी की बूंदों का इस्तेमाल करके एडमंड को सबक सिखाने की सोचता है। टपकते पानी के किनारे खड़े होकर वह इतनी तेजी से अपना हाथ उसमें डालता है कि वह गीला भी नहीं होता। वह कहता है, जिस दिन तुम्हारे हाथ इतने तेज हो जाएंगे तुम एक कुशल योद्धा बन जाओगे। इसके बाद अब्बे फिर से खुदाई करने लगता है और एडमंड प्रैक्टिस करता रहता है। कुछ दिनों बाद अब्बे दरवाजे के लकड़ी के तख्तों को तोड़कर एक नकली तलवार बनाता है। फिर वह एडमंड को तलवारबाजी ठीक से सिखानी शुरू करता है। तलवारबाजी की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एडमंड पढ़ाई पर ध्यान देता है। अब उसका पूरा दिन पढ़ाई, खुदाई और तलवारबाजी के अभ्यास में बीतने लगता है। कुछ महीनों बाद एडमंड की तलवारबाजी में काफी सुधार आ जाता है। अब अब्बे को यह एहसास होने लगता है
कि एडमंड उससे भी बेहतर तलवारबाज बन गया है। एक शाम बातचीत के दौरान एडमंड को पता चलता है कि अब्बे कभी स्टेडिया नाम के एक बहुत अमीर परिवार के लिए काम करता था। उसके मालिक ने बहुत बड़ी संपत्ति जमा की थी और अब नेपोलियन ने खजाने का पता लगाने के लिए अब्बे को कैद कर लिया है। ये सुनकर एडमंड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने भी कभी नेपोलियन का साथ दिया था। दोनों को ही धोखे के कारण जेल में डाल दिया गया है। दिन ब दिन सुरंग खोदना उन्हें आजादी के करीब ला रहा है। एक दिन उन्हें सुरंग में पौधों की जड़ें दिखाई देती हैं, जिससे अब्बे को एहसास होता है कि वे सतह तक पहुंचने के बहुत करीब हैं। यह जानकर दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा होता है जिसने उनकी खुशी को गम में बदल दिया। सुरंग अचानक हिलने लगती है और तेज आवाज के साथ कई पत्थर और तेल उन पर गिरता है, जिससे अब्बे उसके नीचे दब जाता है। घबराया हुआ एडमंड जल्दी से पत्थर हटाता है और अब्बे को बाहर निकालता है। अब्बे की छाती पर एक भारी पत्थर लगने से वह बुरी तरह घायल हो जाता है। फेफड़ों को हुए डैमेज की वजह से उसकी किसी भी पल मौत हो सकती है। अपने आखिरी पलों में अब्बे एडमंड को कमजोरी से बताता है कि उसके कमरे में एक पत्थर के नीचे एक किताब है। उस किताब के नीचे भी कुछ छिपा है। एडमंड को वही खजाने का नक्शा मिलता है जिसके लिए अब्बे को कैद किया गया था। उसे देखकर वह चौंक जाता है। अब्बे उससे वादा लेता है कि वह खजाने का हमेशा अच्छे कामों में इस्तेमाल करेगा और जितना हो सके बुरे कामों से दूर रहेगा। एडमंड वादा करता है और उसके कुछ ही देर बाद अब्बे की मौत हो जाती है। एडमंड की आंखों में आंसू हैं। उसे लग रहा है कि वह एक बार फिर अकेला हो गया है। तभी पहरेदार खाना देने आता है। एडमंड दीवार के पीछे छिप जाता है। पहरेदार आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब वह अंदर चेक करने आता है और अब्बे की लाश देखता है तो वह घबरा जाता है और अपने सीनियर्स को सूचना देने दौड़ता है। एडमंड जल्दी से सुरंग का रास्ता बंद कर देता है और अपनी सेल में लौट आता है। कुछ देर बाद गार्ड अपने कुछ साथियों के साथ लौटता है और अब्बे की लाश को एक बॉडी बैग में रख देता है। एडमंड सुरंग में छिपकर उनके जाने का इंतजार कर रहा है। गार्डों के जाते ही एडमंड चुपचाप कमरे में दाखिल होता है। वह अब्बे की लाश को देखता है और उसे घूरते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जल्दी से अब्बे की लाश को अपनी जगह पर लिटा देता है और खुद बॉडी बैग में घुस जाता है। कुछ देर बाद वार्डन अपने आदमियों के साथ लाश लेने पहुंचता है। चूंकि जेल एक सुनसान टापू पर है, इसलिए वे लाश को समुद्र में फेंकना ही बेहतर समझते हैं। इसी बीच एक गार्ड खाना लेकर एडमंड की सेल में जाता है, लेकिन बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी जब कोई जवाब नहीं आता तो उसे शक होता है। वह दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है, लेकिन एडमंड की जगह उसे अब्बे की लाश मिलती है। फिर गार्ड चिल्लाता है और वार्डन को बुलाने जाता है। वार्डन जल्दी से काम खत्म करना चाहता है और उस दिन तेज हवाएं चल रही हैं। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही हैं, जिससे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। जब वार्डन पहरेदारों की बात सुनने की कोशिश कर रहा है, एडमंड अचानक वार्डन की चाबियां चुरा लेता है। इससे वार्डन भी एडमंड के साथ समुद्र में गिर पड़ता है। पानी में गिरते ही एडमंड जल्दी से चाबियों से खुद को आजाद करता है। जब वह तैरकर सतह पर आता है तो वह वार्डन की तरफ देखता है। उसके अंदर बरसों का गुस्सा उबल पड़ता है और वह वार्डन को बेरहमी से समुद्र में डुबो देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वह बिना पीछे देखे समुद्र में दूर तक तैरता रहता है। अगली सुबह जब एडमंड उठता है तो वह एक द्वीप पर है। उसे नहीं पता कि वह कैसे बच गया या वहां कैसे पहुंचा। उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि वह अभी तक कैसे जिंदा है, लेकिन वह अब भी आजाद नहीं हुआ है। पास ही समुद्री लुटेरों का एक ग्रुप शांति से उसे देख रहा है। एडमंड को लगता है कि वह मारा जाएगा, लेकिन समुद्री लुटेरों के सरदार लुइगी उसे एक मौका देता है। वह कहता है कि वह एडमंड को एक शर्त पर जिंदा छोड़ देगा। एडमंड को अपने गद्दार दोस्त जैकब से लड़ना होगा, जिसे वे वैसे भी जिंदा दफनाने वाले थे। अगर जैकब जीत जाता तो वह समुद्री लुटेरों के दल में फिर से शामिल हो सकता था और वे एडमंड को मार देते। अगर वह जीत जाता तो उसे रिहा कर दिया जाता। जल्द ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जैकब तलवारबाजी में बहुत माहिर है, लेकिन एडमंड की अब्बे से सीखी हुई टेक्निक बहुत शक्तिशाली है। कई हमलों के बावजूद याकूब एडमंड को छू भी नहीं पाता। मौका मिलते ही एडमंड तेजी से वार करता है और याकूब को गिरा देता है, लेकिन उसे मारने के बजाय एडमंड लुइगी की ओर मुड़ता है और बोलता है, देखो, हम दोनों तुम्हारे काम आ सकते हैं। हम काम के आदमी हैं। हमें बिना वजह क्यों मार रहे हो? अच्छे समुद्री डाकू मिलना आसान नहीं है। एडमंड के कौशल और रहमदिली को देखकर लुइगी खुश हो जाता है और दोनों की जान बख्श देता है। जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड कप्तान को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। यह सुनकर कप्तान एडमंड को रिहा कर देता है ताकि वह अपना बदला लेने का मकसद पूरा कर सके। याकूब एडमंड से हाथ मिला लेता है। चूंकि एडमंड ने उसकी जान बचाई है, इसलिए याकूब वादा करता है कि वह हमेशा उसके प्रति वफादार रहेगा।
एडमंड जैकब से एक नाव का इंतजाम करने को कहता है। फिर एडमंड देर रात चुपचाप अपने बूढ़े मालिक के घर जाता है, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। बूढ़ा मालिक उसे पहचानता तक नहीं है। उसे पता चलता है कि एडमंड के कैद होने के बाद उसके पिता की दुख से मृत्यु हो गई थी। एडमंड इस खबर से बहुत सदमे में है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके पुराने दोस्त मॉन्टेग्यू ने उसे फंसाया है और उसकी मंगेतर मर्सिडीज से शादी कर ली है। अगले दिन एडमंड और जैकब उस द्वीप की ओर चल पड़ते हैं जहां नक्शे पर खजाना बना हुआ है। वे द्वीप का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन खजाना नहीं मिलता। तब एडमंड को लगता है कि शायद पानी के नीचे कुछ है। वह नक्शे में दिखाई गई जगह के पास एक तालाब में कूद जाता है। वहां उसे कई पुराने संदूक मिलते हैं। जैसे ही वह उनमें से एक खोलता है, उसे चमकता हुआ सोना दिखाई देता है। जैकब खुशी से उछल पड़ता है और नाव में जितना सोना भर सकता है भर देता है, लेकिन सारा खजाना ले जाने के लिए उन्हें एक बड़े जहाज की जरूरत है और एडमंड को पता नहीं है कि वहां कैसे पहुंचा जाए। खुशी से ज्यादा अब वह बदले की आग में डूबा हुआ है। वह तय करता है कि इस दौलत का इस्तेमाल सिर्फ एक ही मकसद के लिए करेगा, बदला। शुरुआत में एडमंड एक बड़ा आलीशान घर खरीदता है और खुद को फ्रांस का नया रईस घोषित करता है। वह आसपास के सभी रईसों को अपनी आलीशान हवेली में एक भव्य पार्टी में बुलाता है। जल्द ही उसका शाही अंदाज और ठाट बाट उसे मशहूर कर देते हैं। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन असल में एडमंड यह सब अपने धोखेबाज दोस्त मॉन्टेग्यू का ध्यान खींचने के लिए कर रहा है। मॉन्टेग्यू पार्टी में आता तो है, लेकिन उससे बात किए बिना ही चला जाता है। इसी बीच जैकब एडमंड को बताता है कि मॉन्टेग्यू का एक बेटा है जिसका नाम अल्बर्ट है। इसलिए एडमंड एक खूबसूरत महिला और अपने कुछ लुटेरे दोस्तों के साथ मिलकर अल्बर्ट के अपहरण का नाटक रचता है ताकि एडमंड उसका रक्षक बन सके। प्लान कामयाब रहता है। अल्बर्ट को लगता है कि इस रईस ने उसकी जान बचाई है। एहसानमंद होकर अल्बर्ट एडमंड को अपनी आने वाली जन्मदिन की पार्टी में इनवाइट करता है और उससे आने की रिक्वेस्ट करता है। एडमंड हिचकिचाहट का नाटक करता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। पार्टी में अल्बर्ट अपने पिता मॉन्टेग्यू का एडमंड से इंट्रोडक्शन कराता है। 13 साल बाद वे आमने सामने हैं, लेकिन मॉन्टेग्यू उसे पहचान नहीं पाता। एडमंड का रूप पूरी तरह बदल गया है। हालांकि जब मर्सिडीज उसे देखती है तो उसे एक अजीब सा एहसास होता है। वह पहले तो उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जब एडमंड उसके बालों को एक खास अंदाज में छूता है और घुमाता है जो सिर्फ वह ही करता था, तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वह कौन है। यह एडमंड की पुरानी आदत थी। एडमंड जानता है कि मॉन्टेग्यू पैसों के लिए बेताब है, इसलिए वह उससे झूठ बोलता है कि उसे एक बहुत बड़ा खजाना मिला है और अगले दिन एक जहाज 100 किलो सोना लेकर आ रहा है। एडमंड की बातें सुनकर वह मोनागू के साथ एक प्लान बनाता है। वे एडमंड के खजाने को उसके पास पहुंचने से पहले ही चुरा लेने और सारा सोना अपने पास रखने का फैसला करते हैं। मोनागू कहता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। दरअसल ये 3 आदमी वही थे जिन्होंने सालों पहले एडमंड को फंसाया था और उसे जेल भिजवाया था, और अब एडमंड ने जानबूझकर उन सबको एक साथ इकट्ठा किया है। पार्टी के बाद मर्सिडीज चुपके से एडमंड की गाड़ी में बैठ जाती है। रोते हुए वह बताती है कि मोनागू ने उससे झूठ बोला था। उसने बताया कि एडमंड को फांसी दे दी गई है। एडमंड को डर है कि यह सच उसकी बदला लेने की पूरी प्लानिंग को चौपट कर देगा, इसलिए वो मर्सिडीज को अभी वहां से जाने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि एडमंड का जहाज लूट लिया गया है और यह मोनागू के आदमी ने किया है। यही आदमी एडमंड को जेल भेजने वालों में से एक था। उस आदमी ने सोचा कि उसने जहाज आसानी से लूट लिया है, लेकिन जल्द ही पहरेदार आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन एडमंड आ जाता है। उस आदमी ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन एडमंड ने उसे मारने से पहले उसके गले में फंदा डाल दिया। एडमंड अपनी असली पहचान बताता है ताकि वह जान सके कि वह क्यों और किस जुर्म के लिए मर रहा है। अब एडमंड का अगला निशाना मजिस्ट्रेट विलफोर्ड है। सालों पहले इसी मजिस्ट्रेट ने नेपोलियन के खत के मामले में एडमंड को फंसाया था। मजे की बात यह है कि मजिस्ट्रेट के पिता नेपोलियन के समर्थक थे, लेकिन सत्ता की लालच में विलफोर्ड ने अपने ही पिता की हत्या करवा दी और एडमंड पर इस जुर्म का आरोप लगाया, जिसके कारण उसे जेल हो गई। इस बार एडमंड चालाकी से विलफोर्ड से बातचीत के दौरान सब कुछ कबूल करवा लेता है। विलफोर्ड यह सोचकर सब कुछ कबूल कर लेता है कि एडमंड के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पुलिस पहले से ही कमरे में मौजूद है और सब कुछ सुन रही है। वे विलफोर्ड को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेते हैं। इस बीच अब कंगाल हो चुका मोंटेग भागने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मर्सिडीज उसके साथ जाने से इनकार कर रही है। वह उसे बताती है कि अल्बर्ट उसका बेटा नहीं
बल्कि एडमंड का है। जब मोंटेग ने मर्सिडीज से शादी की तो वह पहले से ही गर्भवती थी। यही कारण था कि वह उससे शादी करने के लिए राजी हुई। मोंटेग गुस्से से चिल्लाता है लेकिन कुछ बदल नहीं सकता। वह उस किले की ओर दौड़ता है जहां उसने सारा चोरी का खजाना छिपा रखा है, लेकिन जब वह संदूक खोलता है तो वे रेत से भरे हैं। आखिरी संदूक में उसे केवल एक छोटा सा संदूक का टुकड़ा मिलता है जो उसने एडमंड को दिया था। उसी पल एडमंड वहां आ जाता है। मोंटेग अब सच्चाई जान गया है। गुस्से में वह तलवार से एडमंड पर हमला कर देता है, लेकिन मोंटेग उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता। एडमंड आसानी से उसे निहत्था कर देता है और दीवार से चिपका देता है। जैसे ही एडमंड आखिरी वार करने वाला था, अल्बर्ट बीच में आ जाता है और कहता है कि वह अपने पिता को ऐसे नहीं मरने देगा। मोंटेग इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से एक छिपी हुई बंदूक में गोलियां और बारूद भर लेता है। तभी मर्सिडीज दौड़ती हुई आती है और मोंटेग को रोक लेती है। वह उसे सच बताती है कि अल्बर्ट असल में उसका बेटा है। एडमंड सन्न रह जाता है। तभी मोंटेग एडमंड पर बंदूक तान देता है, लेकिन जैकब फुर्ती दिखाते हुए बिजली की गति से एक चाकू फेंकता है। गोली एडमंड से चूक जाती है, लेकिन मर्सिडीज के कंधे में लग जाती है। मोंटेग ध्यान भटकाने के लिए भागने का रास्ता बनाता है, लेकिन एडमंड उसका पीछा करता है। मोंटेग अपने घोड़े पर सवार होकर उस पर टूट पड़ता है। एडमंड की तलवार गिर जाती है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि मोंटेग का पल्लड़ा भारी है, लेकिन अंत में एडमंड मोंटेग को गिराने और उस पर जानलेवा वार करने में कामयाब हो जाता है। मोंटेग की मौके पर ही मौत हो जाती है। बदले की आग जब शांत होती है तो एडमंड अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस द्वीप पर वापस चला जाता है जहां उसने अपनी जिंदगी के 13 साल बिताए थे। वहां उसे अपने गुरु अब्बे फारिया की याद आती है। आखिरकार वह उस द्वीप को खरीद लेता है ताकि किसी और को वह दर्द न सहना पड़े जो उसने सहा है।